हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू करंट अफेयर्स लॉजिक्स। फ्रेंड्स, आज के देखिए इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं 27 अप्रैल के डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। इस वीडियो का जो पीडीएफ है फ्रेंड्स आप लोग को अवेलेबल मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल से, करंट अफेयर्स लॉजिक्स नाम से। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो वहाँ से फ्रेंड्स आप लोग डायरेक्टली जो है हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो आइए अब इस वीडियो को शुरू करते हैं एक मोटिवेशन कोट से। योर फ्यूचर इज़ क्रिएटेड बाय वॉट यू डू टूडे नॉट टुमारो। सो आपका फ्यूचर देखिए इस चीज़ पे डिपेंड करता है, या आप उसे बना सकते हैं कि आप आज क्या कर रही हैं, ना कि कल। तो कहते हैं ना, अपने आज यानी अपने प्रेजेंट में मेहनत करें। जब आप रोज़ हार्डवर्क करेंगे और आगे बढ़ेंगे, थोड़ा थोड़ा ही क्यों ना हो, लेकिन अगर आप आगे बढ़ेंगे और कुछ ना कुछ सीखेंगे तो आपका फ्यूचर जो है वो ऑलरेडी बहुत अच्छा होगा, और आप अपनी मंजिल जो भी आपने सपने देखे आप उसे पूरा भी कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, हमेशा जो है अपने प्रेजेंट में मेहनत करें। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। पहला क्वेश्चन है, इन विच कंट्री इज़ द वर्ल्ड एनर्जी कांग्रेस 2024 बीइंग ऑर्गेनाइज्ड। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि विश्व ऊर्जा कांग्रेस 2024 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है। तो फ्रेंड्स, इसका जो आयोजन है ये किया जा रहा है कहाँ पे? नीदरलैंड्स में। ठीक है, याद रखेंगे वर्ल्ड एनर्जी कांग्रेस जो है इसका आयोजन कहाँ पे किया गया? नीदरलैंड्स में। और इसमें इंडिया की तरफ से जो इसमें पार्टिसिपेट किया था वो थे प्रदीप कुमार दास, जो कि इरेडा यानी इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। तो इन्होंने वर्ल्ड एनर्जी कांग्रेस के 26 एडिशन जो कि नीदरलैंड में हुआ इसमें पार्टिसिपेट किया। इन्होंने जो है इस इवेंट में कहा कि इंडिया की रैंक है 4th ग्लोबली इन रिन्यूएबल एनर्जी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी। सो अगर हम भारत की रैंकिंग की बात करें रिन्यूएबल एनर्जी इंस्टॉल कैपेसिटी में, तो इंडिया को कौन सी रैंक है? तो इंडिया जो है इसमें विश्व स्तर पर जो है वो 4थी रैंक पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन विच कंट्री वॉज द फर्स्ट इंटरनेशनल रेनबो टूरिज्म कॉन्फ्रेंस हेल्ड। सो पहला जो अंतर्राष्ट्रीय इंद्रधनुष पर्यटन सम्मेलन है ये किस देश में आयोजित किया गया? तो इस कॉन्फ्रेंस का फ्रेंड्स आयोजन किया गया कहाँ पे? नेपाल देश में। ये जो कॉन्फ्रेंस है देखिए इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? टू पोजीशन नेपाल एज अ LGBT फ्रेंडली टूरिज्म डेस्टिनेशन। सो इसका मेन उद्देश्य है नेपाल को LGBT अनुकूल पर्यटन स्थल के रूप में स्थापित करना। इस इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस को देखिए इनॉग्रेट किया था भगवती चौधरी ने, जो कि मिनिस्टर हैं वुमेन, चिल्ड्रन एंड सीनियर सिटीजन्स की। तो इन्होंने जो है फ्रेंड्स इस कॉन्फ्रेंस को इनॉग्रेट किया। तो क्वेश्चन में ये भी आप लोगों से पूछ सकते हैं कि ये जो रेनबो टूरिज्म कॉन्फ्रेंस है इसको इनॉग्रेट किसके द्वारा किया गया? तो याद रखेंगे किसने किया है? भगवती चौधरी ने। बात करते हैं नेपाल की। तो नेपाल जो है इंडिया की देखिए नेबरिंग कंट्री है। कैपिटल है काठमांडू, करेंसी है यहाँ की नेपालीज रुपी। प्राइम मिनिस्टर हैं पुष्प कमल दहल और प्रेसिडेंट है यहाँ के रामचंद्र पौडेल। नेपाल से देखिए कौन कौन से स्टेट अपना बॉर्डर शेयर कर रही हैं? उत्तराखंड हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, वेस्ट बंगाल और सिक्किम। तो ये सभी स्टेट्स जो हैं वो नेपाल के साथ में अपना बॉर्डर शेयर कर रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, विच IIT हैज़ डेवलप्ड अ 3D प्रिंटेड डमी बैलेट यूनिट टू एनहेंस वोटर अवेयरनेस एंड इंगेजमेंट। सो यहाँ पूछा गया है कि किस मतदाता जागरूकता और सहभागिता बढ़ाने के लिए किस IIT ने 3D मुद्रित डमी मतपत्र और जो इकाई है इसको विकसित किया है। तो ये जो 3D प्रिंटेड बैलेट यूनिट है इसे डेवलप किसने किया है? तो सही आंसर है IIT गुवाहाटी ने जो है फ्रेंड्स इसको डेवलप किया है। इसका मेन उद्देश्य क्या है? टू एजुकेट पीपल, पर्टिकुलरली जो नए वोटर्स हैं या फिर जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनको वोटिंग प्रोसेस की जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है, जो बहुत सारी देखिए जटिलता होती है, लोगों को समझ नहीं आता है, कई बार वो बहुत कंफ्यूज हो जाती हैं, तो उनको बहुत सारे कंसर्न होते हैं, बहुत सारे उनके डाउट्स होते हैं। तो उन सभी डाउट्स को क्लियर करना, लोगों को एजुकेट करने के उद्देश्य से ही ये जो 3D प्रिंटेड डमी बैलेट यूनिट है
इसको जो है डेवलप किया है किसने? आईआईटी गुवाहाटी ने। चलिए मैं आपको कुछ और इम्पॉर्टेंट आईआईटी की न्यूज़ रिवाइज करा देती हूँ। आईआईटी जोधपुर के साइंटिस्ट ने एक डिवाइस डेवलप करी थी कोड नाम से। किस लिए? फॉर गुड एयर क्वालिटी। आईआईटी मद्रास ने जनरेट किया था हाइड्रोजन फ्रॉम सी वाटर, जिसमें यूज़ किया था सोलर एनर्जी का। आईआईटी गुवाहाटी के रिसर्चर्स ने एक एआई बेस्ड मॉडल डेवलप किया फॉर नी एक्सरे। आईआईटी मद्रास ने प्रपोज किया स्पोर्ट्स कोटा, जिसका उद्देश्य क्या है? बूस्ट डाइवर्सिटी। आईआईटी कानपुर ने सक्सेसफुली कंडक्ट के टेस्ट फ्लाइट फॉर क्लाउड सीडिंग। इसके अलावा इंडियन नेवी ने एमओयू साइन किया आईआईटी कानपुर के साथ मिलके टू प्रमोट टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट। आईआईटी कानपुर ने लॉन्च किया था निर्माण एक्सीलेटर प्रोग्राम को, और ये प्रोग्राम किसके लिए था? स्टार्टअप्स के लिए। तो ये सभी न्यूज़ है फ्रेंड्स हमारी आईआईटी से रिलेटेड। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड क्राइसिस 2024 रिसेंटली इन न्यूज़ इज प्रोड्यूस्ड एनुअली बाय विच ऑर्गेनाइजेशन। तो खाद्य संकट पर देखिए एक वैश्विक रिपोर्ट जो कि हाल ही में खबरों में भी रही थी। हर एक साल इस रिपोर्ट को कौन सी ऑर्गेनाइजेशन तैयार करती है? तो ये रिपोर्ट देती है फूड सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन नेटवर्क। ये जो है वो फूड क्राइसिस के ऊपर जो ग्लोबल रिपोर्ट है उसको इंट्रोड्यूस करती है। इस बार इन्होंने रिपोर्ट में क्या कहा? 2023 का पूरा देखिए आंकड़ा सामने आया है, जिसके अकॉर्डिंग कहा गया है कि 59 कंट्रीज़ में लगभग 282 मिलियन लोग जो हैं वो फूड सिक्योरिटी यानी बहुत ही गंभीर खाद्य असुरक्षा का उनको सामना करना पड़ा। तो ये जो है वो उस रिपोर्ट में रिवील किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुब्रमण्यम धारेश्वर पास्ट अवे रिसेंटली, विच टाइटल डिड ही अर्न फॉर हिज वॉइस इन यक्षगान कम्युनिटी। सो इनका जो है फ्रेंड्स अभी हाल ही में निधन हुआ है। सुब्रमण्यम धारेश्वर इनका नाम था। इन्होंने देखिए यक्षगान समुदाय में अपनी आवाज़ के लिए कौन सी उपाधि अर्जित की थी? तो इनको एक टाइटल मिला था और इनको कहा गया था भगवत श्रेष्ठ। तो ये टाइटल इनको मिला था जो इन्होंने अर्न किया था यक्षगान कम्युनिटी में। धारेश्वर ने 45 ईयर्स से अपनी मेलोडियस वॉइस में कई सारे देखिए अगर हम बात करें बहुत सारे लोगों को का मनोरंजन किया है, जो आर्ट लवर्स हैं उनको एंटरटेन किया है। यक्षगान सिंगिंग में भी उनके एक्सपर्ट के लिए ये जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड हैज़ इनॉग्रेटेड इंडियाज़ फर्स्ट मल्टीपर्पज़ ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट इन विच स्टेट। तो सतलुज जल विद्युत निगम ने किस राज्य में भारत की पहली बहुउद्देशीय हरित हाइड्रोजन पायलट परियोजना का उद्घाटन किया है? तो कौन से स्टेट में किया है इन्होंने? तो सही आंसर है हिमाचल प्रदेश में इन्होंने इस पायलट प्रोजेक्ट को इनॉग्रेट किया है। ये जो प्रोजेक्ट है ये प्रोड्यूस करेगा हाइड्रोजन को फॉर द हाई वेलोसिटी ऑक्सीजन फ्यूल कोटिंग फैसिलिटी, और ये जनरेट कर सकता है 25 किलोवाट की इलेक्ट्रिसिटी को। इसका मेन उद्देश्य क्या है प्रोजेक्ट का? तो इसका उद्देश्य है देखिए नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के साथ में तालमेल बिठाते हुए जो ग्रीन हाइड्रोजन है उसको क्लीन एनर्जी सोर्स के रूप में आगे बढ़ाना। तो हरित हाइड्रोजन को स्वच्छ ऊर्जा स्रोत के रूप में आगे बढ़ाना ही इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य है, जिसको लॉन्च किया गया है हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश के कैपिटल शिमला और धर्मशाला है। सीएम है यहाँ के सुखविंदर सिंह सुक्खू। डेप्यूटी सीएम है मुकेश अग्निहोत्री। गवर्नर है शिव प्रताप शुक्ला। यहाँ पे राज्यसभा की सीटें हैं 3, लोकसभा की हैं 4 और असेंबली सीट्स हैं यहाँ पे 68। चलिए हिमाचल प्रदेश से मैं आपको कुछ इम्पॉर्टेंट न्यूज़ थोड़ा सा रिवाइज करा देती हूँ। तो हिमाचल में अभी मिशन 414 कैंपेन जो है इसे शुरू किया था। इसके अलावा यहाँ पे माई स्कूल माई प्राइड कैंपेन को लॉन्च किया था हिमाचल प्रदेश ने गवर्नमेंट एजुकेशन सिस्टम को ट्रांसफॉर्म करने के लिए। नेक्स्ट क्या देखेंगे, हिमाचल प्रदेश सरकार ने एक प्रोजेक्ट शुरू किया था जिससे नाम दिया था संजीवनी। हिम डाटा पोर्टल भी यहाँ पे शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बोर्ड ऑफ एक्सिस बैंक हैज़ अप्रूव्ड द रीअपॉइंटमेंट ऑफ अमिताभ चौधरी एज एमडी एंड सीईओ ऑफ
द बैंक फॉर अ पीरियड ऑफ हाउ मेनी ईयर्स। तो इस सिंपल सी बात है कि एक्सिस बैंक के एमडी सीईओ के पद पर दोबारा से अब अपॉइंट हुए हैं अमिताभ चौधरी। कितने ईयर्स के लिए? तो फिर से 3 सालों के लिए जो है इनको दोबारा से नियुक्त किया गया है एक्सिस बैंक के एमडी सीईओ पद पर। एक्सिस बैंक जो है इसकी स्थापना हुई थी 3 दिसंबर 1993 को। हेडक्वार्टर जो है इसका है मुंबई महाराष्ट्र में। चलिए बात करते हैं बैंकिंग और इंश्योरेंस सेक्टर के कुछ और अपॉइंटमेंट्स के बारे में। सो अभी देखिए आरबीआई के डिप्टी गवर्नर हैं टी रविशंकर। इनका भी कार्यकाल 1 साल के लिए एक्सटेंड किया गया है। एचडीएफसी इंश्योरेंस बोर्ड के चेयरमैन जो है कौन बने हैं? के मिस्त्री। धनलक्ष्मी बैंक के एमडी सीईओ बने हैं अजीत कुमार के। भारत पे के सीईओ बने हैं नलिन नेगी। सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक के एडिशनल डायरेक्टर बने हैं दीपक कुमार शर्मा। और आरबीएल बैंक में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कौन बने? मुरली रामकृष्णन। तो यहाँ फ्रेंड्स आज के हमारे करंट अफेयर्स के सभी क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। बात करते हैं स्टडी के क्वेश्चंस की। तो पहला देखिए क्वेश्चन क्या है हमारा। पहला है द बंगाली न्यूज़पेपर वॉज स्टार्टेड बाय विच अमंग द फॉलोइंग एक्टिविस्ट इन 1879। सो द बंगाली नाम से एक समाचार पत्र है जिसको किसने शुरू किया था? तो ये समाचार पत्र शुरू किया था सुरेंद्र नाथ बैनर्जी ने और इसको स्टार्ट किया था इन्होंने 1879 में जो है इसको शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इन विच ईयर अ ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज फाउंडेड। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस की ब्रिटिश समिति की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ये तो ब्रिटिश कमेटी है, इसकी स्थापना कब हुई थी? याद रखेंगे फ्रेंड्स 1889 में। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? टू रेज अवेयरनेस ऑफ इंडियन इशू टू द पब्लिक इन ब्रिटेन। जो भी इंडियन इश्यूज हैं उनको उनके बारे में जो है जागरूकता बढ़ाना जो था वो इस कमेटी का उद्देश्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन हु प्रिपेयर्ड द ड्राफ्ट ऑफ क्विट इंडिया रेजोल्यूशन। भारत छोड़ो संकल्प का जो मसौदा है यानी ड्राफ्ट है किसने तैयार किया था? तो ये तैयार किसने किया था? याद रखेंगे जवाहरलाल नेहरू जी ने जो है ड्राफ्ट तैयार किया था क्विट इंडिया रेजोल्यूशन का। नेक्स्ट वाया विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट बर्मा गॉट सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया। बर्मा जिसे अब हम म्यांमार कहते हैं, देखिए तो किस अधिनियम के द्वारा बर्मा भारत से अलग हो गया था? तो वो एक्ट कौन सा था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जिसके तहत बर्मा इंडिया से सेपरेट हुआ। नेक्स्ट देखिए इंडिगो रिवॉल्ट स्टार्टेड इन विच ईयर। तो यहाँ बात करें हम नील विद्रोह की, किस वर्ष प्रारंभ हुआ? तो इंडिगो रिवॉल्ट जो है फ्रेंड्स ये प्रारंभ हुआ था कब? 1859 में। तो फ्रेंड्स यहाँ हमारे स्टैटिक के क्वेश्चंस भी पूरे हो गए हैं। अब हम एक और हमारा जो कह लीजिए टॉपिक है वो करेंगे रिवीजन। तो कल के क्वेश्चंस को हम लोग थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन था अकॉर्डिंग टू सिप्री रिपोर्ट के अकॉर्डिंग मिलिट्री स्पेंडिंग के मामलों में इंडिया कौन से रैंक पे है? तो इसमें इंडिया की बात करें तो इंडिया है 4th रैंक पे। फर्स्ट रैंक पे यूएस है, सेकंड रैंक की बात करें तो सेकंड पे चाइना है और थर्ड पे कौन सी कंट्री है? तो थर्ड पे है रशिया। Which organization has developed the bulletproof jacket of the country for protection against the highest threat level 6? तो बुलेट प्रूफ जैकेट को किसने विकसित किया है? डीआरडीओ ने। नेक्स्ट है सी डॉट एंड किस आईटी ने एक एग्रीमेंट साइन किया है फॉर ऑटोमेटेड सर्विस मैनेजमेंट इन 5G एंड बियॉन्ड नेटवर्क यूजिंग एआई। तो राइट आंसर है फ्रेंड्स यहाँ पे आईआईटी जोधपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए विच एडिशन ऑफ द इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डिजास्टर रेजिलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर बिगिन इन न्यू दिल्ली। तो नई दिल्ली में कौन सा देखिए इसका एडिशन शुरू हुआ है? आंसर होगा 6th एडिशन। अप्रैल 2024 में कौन सी कंपनी है जिसने लॉन्च किया है फी3 मिन जो कि एक लाइट वेट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल है? तो इसे डेवलप किसने किया है? कौन सी कंपनी ने? माइक्रोसॉफ्ट ने। किस कंपनी ने देखिए इनॉग्रेट किया है एक ट्रैवल सेंट्रिक कोर क्रेडिट कार्ड जिसको नाम दिया है माइल्स? तो इसे इंट्रोड्यूस किसने किया है? तो फ्रेंड्स एसबीआई कार्ड ने जो है इसे इंट्रोड्यूस किया है। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ ब्रांड एम्बेसडर बाय द आईसीसी द 9th आईसीसी मेंस T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप। तो ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? उसेन बोल्ट को।
अब फ्रेंड्स बात करते हैं जो कल हमने आप लोगों से टेस्ट क्वेश्चंस पूछे थे उनके बारे में। सो पहला क्वेश्चन था अल्लूरी सीताराम राजू जो कि ट्राइबल फ्रीडम फाइटर थे, कौन से स्टेट से थे? तो फ्रेंड्स ये आंध्र प्रदेश से थे। गांधी इरविन पैक्ट जो है वो कौन से मूवमेंट से एसोसिएटेड था? तो वो था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट से। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आपने क्वेश्चंस के आंसर करे, दोनों क्वेश्चन के आंसर बिल्कुल सही थे। सो आज के हमारे कमेंट है जहानवी बर्मन एंड सुप्रजा सिरी प्री रेड्डी। सो थैंक यू फ्रेंड्स। और इसी तरह से फ्रेंड्स आप लोग आज के क्वेश्चंस के भी आंसर करें, जो कि पहला क्वेश्चन है, देखिए, हु रोड वंदे मातरम? पहला क्वेश्चन है वंदे मातरम किसने लिखा? और फ्रेंड्स दूसरा क्वेश्चन है व्हाट वाज द नेम ऑफ हर्ष कैपिटल? हर्ष की राजधानी का क्या नाम था? तो जल्दी से आप अब इन दोनों क्वेश्चन के आंसर हमें कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। और इसी के साथ फ्रेंड्स आज का डेली करंट अफेयर्स का ये सेशन कंप्लीट होता है। फ्रेंड्स अगर आप हमारे चैनल को कुछ भी कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो यहाँ से हमें कंट्रीब्यूट कर सकती हैं। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को एंड करते हैं। अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।